हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। रात के 9 बजे मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने मेरी रचना ज्योति की अनकही जोत की एपिसोड 4 को लेकर। इस रचना की लेखिका भी मैं हूँ और इसके सामने प्रस्तुत भी मैं ही कर रही हूँ। मतलब ये मेरी पहली कोशिश है कि मैं आपके सामने इस तरह जुबानी अपनी स्टोरी पेश कर रही हूँ। मेरी रचना मेरी जुबानी। अब तक तो आपने देखा है कि किस तरह ज्योति के जाने के बाद ज्योति को अपनी यादों में बसाए मिस्टर शुक्ला जी की आंखों से पश्चाताप की आंसू बह रहे हैं। जीते जीते शुक्ला जी ज्योति की अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पा सके और आज आज बस उनके लिए तड़प रहे हो। शुक्ला जी अपने ही कमरे में ज्योति की डायरी के साथ खो चुके थे। समय समय पर आरती उन्हें चाय कॉफी और खाना कमरे में ही देकर जाती थी। जब भी आती उन्हें डायरी के साथ जुड़ी हुई पाती। न आरती की कुछ पूछने की हिम्मत थी और न ही शुक्ला जी कुछ कहते। एक डायरी हाथों में लेकर उसे खोलने लगे जहां लिखा था, आज बहुत दिनों के बाद मैं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे मुन्ने साहिल को आए इस दुनिया में अभी कुछ महीने ही हुए हैं। उसने मुझे मातृत्व का सुख दिया। वो मेरा अंश है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे एक औरत बनाया। वो औरत जिससे अपने गर्भ से एक इंसान को जगत में कदम रखने के लिए चुना गया है। ये शक्ति तो बस एक औरत के पास ही होती है क्योंकि हर दर्द को सहना एक औरत ही जानती है। उसके मनोबल देखकर ही शायद एक औरत को माँ बनने का गौरव प्राप्त होता है। 9 महीने 9 महीने एक शिशु को अपने देह में रखना यह कोई आम बात नहीं होती। अपने साथ साथ किसी और को भी जीवन देना पड़ता है और आज मैं भी उस माँ होने का सुख भोग कर रही हूँ। लेकिन एक बात और है जिससे मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ कि मेरे मुन्ने का रंग मेरे नयन नक्श मेरे जैसे नहीं है। बिल्कुल अपनी पापा की तरह गोरा चिट्टा है। उसे मेरी तरह कहीं भी उपहास का केंद्र बिंदु नहीं बनना पड़ेगा। बस यही प्रार्थना करनी चाहूंगी कि भले ही सूरत उनसे मिले लेकिन सीरत एक अच्छे इंसान के रूप में हो। ये पढ़ते ही शुक्ला जी ने डायरी बंद कर दिया। इससे आगे पढ़ने की हिम्मत उसमें और नहीं थी। आज उसे ज्योति के दर्द का अनुभव महसूस हो रहा था। उसने अपने भीतर इतना दर्द समाया था। इसके बावजूद जब भी मिस्टर शुक्ला के पास आती तो चेहरे पे मुस्कान लिए ही आती और वो मुस्कान भी शुक्ला जी को हजम नहीं होता था और कुछ ऐसा बोल देते कि वो चुप होकर कमरे से निकल जाती। शुक्ला जी को आज भी समझ नहीं आ रहा है कि ज्योति ने ऐसा क्या किया था जो उसे ज्योति कभी पसंद ही नहीं आई। बस यही कि वो शुक्ला जी की तरह गोरी नहीं थी, एक ऊंची ओहदा में कार्यरत नहीं थी। ये भी ठीक है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ शुक्ला जी स्मार्ट थे और उन्हें स्मार्ट लड़कियों में दिलचस्पी थी, पार्टी में लड़कियों के साथ उठना बैठना पसंद था, ठीक उसके विपरीत ज्योति एक साधारण नए नक्श वाली घरेलू लड़की थी। रंग भी उसका उतरा हुआ था लेकिन उसकी शालीनता शुक्ला जी के माँ बाबू जी को बहुत पसंद आए थे। उन्हें एक जिम्मेदारी बहू चाहिए था जो घर की बागडोर को संभाल सके, न कि घर तोड़ने वाली लड़की। उन्हें पता था कि अगर कोई शुक्ला जी अपनी पसंद की लड़की ले आते हैं तो उसके छोटे भाई बहन का क्या होगा। वो भी माँ थी और अपने बेटे की पसंद से वाकिफ थी। इसलिए उन्होंने ज्योति को चुना अपने शुक्ला जी के लिए, जो शुक्ला जी को कतई पसंद नहीं थे। बहुत नान नुकुर करने के बाद वो मान ही गए और ज्योति से उनका विवाह हो गया। ज्योति से ब्याह के बाद भी उनका बाहरी मेल जोल चलता ही रहा। एक तरफ से उसे सुकून भी था ज्योति के भोलेपन से, इसीलिए उसने उसे ज्योति को उतना प्यार और हक ही नहीं दिया कि ज्योति कभी कुछ उससे किसी हक से पूछ सके। शुक्ला जी ने जो डायरी अपने पास टेबल के पास रखा और खुद बालकनी में चले गए। ज्योति के लगाए पौधों को पानी देने लगे। वो पौधे जिसकी देखभाल ज्योति किया करती थी और ज्योति के जाने के बाद अब ये काम शुक्ला जी कर रहा है। उसमें अब ज्योति को सींचने की कोशिश करते हैं। रोज सवेरे उठकर छत पर पक्षियों को दाना देने जाते हैं। पंछियां आती तो है दाना चुगने, लेकिन रह रहकर अपने सिर को ऊंचा कर ऐसे देखती है शुक्ला जी को कि शायद उनसे पूछना चाहती हो कि ज्योति कहाँ है। क्योंकि जिस प्यार से ज्योति उन्हें दाना देती थी उस प्यार को शायद शुक्ला जी वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। और प्यार और स्नेह की भाषा तो बेजुबान पक्षी मनुष्य से ज्यादा समझती है।
दाना देते वक्त भी रह रहकर डायरी में लिखी ज्योति की महक और उसके दर्द को महसूस कर रहे थे शुक्ला जी। अब शरीर कहीं और रहता, लेकिन दिल और दिमाग में बस ज्योति की लिखी बातें ही हिचकोले खाते थे। अब वो खुद ब खुद ज्योति को और करीब से जानना चाहते थे, इसलिए बार बार डायरी के पन्नों को पलटते रहते। रात को डिनर के बाद भी वो आराम कुर्सी में डायरी को लेकर बैठ गए। दूसरी डायरी उठाया तो देखा उसमें सिर्फ कविता पड़ी थी। तो क्या ज्योति को लिखने का भी शौक था? फिर एक प्रश्न शुक्ला जी के मन में, और उन्हीं प्रश्नों के साथ वो कविता पढ़ने लगे जो ज्योति ने लिखा था। शायद यही मंजूर था, गहराइयों में जाकर डूबना जरूरी था। शायद यही मंजूर था, गहराइयों में जाकर डूबना जरूरी था। हाथों की लकीरी पर जो एतबार था, उसका टूटना भी जरूरी था। मेरी उफ, तेरी अगर तकलीफ बने तो वो दामन छोड़ना भी जरूरी था। शिकायतों की दौर चलती रहती है, अधूरी हसरतों के साथ जीना भी जरूरी था। मेरी उफ, तेरी तकलीफ बने तो ये दामन छोड़ना भी जरूरी था। डायरी पर लिखे इस वाक्य को मिस्टर शुक्ला जी बार बार अपने हाथों से फेरते हुए पढ़ने लगे और आंख बंद कर सोचने लगे कि क्या ज्योति मेरा साथ छोड़ना चाहती थी? क्या मतलब था इसका? ज्योति की डायरी पर शुक्ला जी अभी जान पाए हैं कि ज्योति को अपनी कलम से बेहद प्यार था। अपने दिल की हर बात वो अपनी डायरी से ही शेयर करती थी और उसकी एक कविता को पढ़कर फिर कुछ सोचने लगे मजबूर हो जाते थे मिस्टर शुक्ला जी। लेकिन मेरी उफ, तेरी तकलीफ बने तो ये दामन छोड़ना भी जरूरी था। इस वाक्य को मिस्टर शुक्ला जी बार बार पढ़ रहे थे और डायरी को सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर ये सोचने लगी कि क्या ज्योति मेरा साथ छोड़ना चाहती थी। कितने विचार रह रह कर उनके मन मस्तिष्क में घूमने लगे। सही भी है, कभी न कभी उसका भी तो जी चाहा होगा। मेरा बर्ताव उसे कितना दुख देता था, उसका अनुमान मिस्टर शुक्ला जी आज लगा पा रहे थे। कभी न कभी ये शादी उसे भी तो बोझ लगी होगी। जब जब मेरी मर्जी हुई तब तक मैंने उसके साथ संबंध बनाए। एक बार भी उसकी मर्जी हुई कि नहीं ये कभी नहीं पूछा। तो क्या वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थी? ज्योति से प्यार तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसके शरीर के साथ तो कई बार खेला हूँ, लेकिन कभी उसके मन को नहीं समझ पाया। उसके मन में भी तो कई बार ख्याल आया होगा मुझे छोड़ जाने का, तो कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? और कभी ज्योति की तरह सोचते हुए खुद से ही बातें करने लगती कि क्या अगर ज्योति मुझसे कुछ पूछती या बताती तब भी क्या मैं उसे समझ पाता? अगर वो मुझसे बात भी करती या कहती कि वो इस बंधन में अब नहीं रहना चाहती, तब क्या मेरे अहम उसे स्वीकार कर पाते? नहीं नहीं, नहीं कर पाता मैं। हाँ, मैं उसे जताता नहीं था, लेकिन इतना तो तब भी मैं समझ गया था कि मेरे घर को संवारने वाली ज्योति ही है। यह अलग बात है कि मैं जताता नहीं था, क्योंकि तब मुझे खुद पर अहम सवार था, और वो मेरी पत्नी होकर मुझे छोड़ने की बात करे, मेरा गुरूर कहाँ ये होने देता। उसे तो तब भी मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि मेरे आंखों में तब बाहर की गर्मजोशी का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसे उतार पाना इतना आसान नहीं था। शायद ये ज्योति भी समझ चुकी थी। ज्योति की डायरी पर अब मिस्टर शुक्ला खुद से रूबरू हो रहे थे। एक समय जिस काम को करने में अपनी शान समझते थे, आज उसी से उन्हें शर्मिंदगी हो रही थी। अपने ही प्रश्नों को सोच उसमें खुद ही जवाब खोजने का प्रयत्न करते। मन को उदास कर वो अब आगे पढ़ने के लिए बढ़े। अनसुना कर दिया तुमने आज भी मेरे सवाल, अनसुना कर दिया तुमने आज भी मेरे सवाल, कैसे कह दूं उनसे शब्दों की जख्मों से शर्मसार हो। अब तो गुपचुप रहने के ही अपना मजा होता है। हर कविता जिंदगी की करवाहट में हकीकत बयान कर रही थी। ना दर्द वो कैसे छुपाती थी सबसे। ज्योति ने अपने भीतर इतना कुछ समेट रखा था, किसी को भी इसकी भनक कभी नहीं पड़ी। किसी को क्या, उनकी भनक तो खुद शुक्ला जी को कभी नहीं हुई। एक कमरे, एक बिस्तर पे इतने वर्षों काटने के बाद भी वो ज्योति को कैसे पहचान नहीं पाए। भले एक उम्र गुजर गई उसके साथ, लेकिन कभी उन पलों को उसके साथ जिया ही नहीं। शांत प्रवृत्ति की ज्योति के भीतर एक आग जल रही थी, और ये आग शायद वो अपने कविता और कहानी के माध्यम से बुझाने की कोशिश करती। हर एक पल, हर एक एहसास को अपने कलम के जरिए इस डायरी में लिखकर शेयर कर देती। तभी शुक्ला जी की नज़र एक पंक्ति की तरफ गई। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी स्टोरी कोई स्त्री सुन रही है तो
कहीं न कहीं आपको भी ज्योति से लगाव तो हो रहा होगा। आपने भी महसूस किया होगा कि हम और आपके भीतर कहीं न कहीं ये ज्योति बसती है। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।